पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को रुद्रप्रयाग का दौरा किया। सीएम धामी ने गुप्तकाशी तक कार से पहुंचे और जहां सीएम ने चारधाम यात्रा की व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए थे। सीएम धामी ने यात्रा रूट का निरीक्षण किया है और कहा है कि यात्रा रूट को सुगम और सुरक्षित बनाया जा रहा है, साथ ही जो भी कमियां हैं उसे दूर किया जा रहा है। तेजी से चल रहे हैं और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जो काम हमारे निर्माणाधीन हैं उनको जल्दी से जल्दी समय से पूरा करें। ये यात्रा हमारी बहुत अच्छी हो, आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु एक अच्छा मैसेज लेकर यहाँ से जाएं, एक अच्छा अनुभव उनको हो, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, हर दृष्टि से अच्छी हो, प्लास्टिक फ्री यात्रा हो, साफ सफाई का भी ध्यान रखें। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सभी देश भर के आने वाले भक्तगणों से, श्रद्धालुओं से जो अपील की है कि यात्रा के जो कुछ नियम होते हैं, साफ सफाई रखनी है। शुक्रवार से हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। यहां पर बने रजिस्ट्रेशन सेंटर में 20 रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। पिछले कई दिनों से इसको लेकर तैयारी की जा रही है, जो रात तक पूरी कर ली जाएगी। डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह ने अधिकारियों के साथ में रजिस्ट्रेशन सेंटर का निरीक्षण किया। डीएम ने बताया कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए रजिस्ट्रेशन सेंटर में बैठने की व्यवस्था, पानी, पंखे, टॉयलेट जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के बाद में चारधाम यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए गाइड करने के लिए स्टाफ मौजूद रहेगा। काउंटर्स में स्टाफ की तैनाती भी कर दी गई है। सभी जगह जो सुविधाएं देनी थी उसका काम चल रहा है। जो श्रद्धालु आएंगे उन सभी के लिए सफिशिएंट पीने का पानी की व्यवस्था हो, रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाए, उनका टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, और साथ ही यहाँ से आगे जाना है उनको चारधाम के लिए, तो उसके लिए गाइड करने के लिए यहाँ पर टीम मौजूद रहेगी। वहीं ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 34 काउंटर तैयार किए गए हैं, जिनमें से चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में 24 और आईएसबीटी में 6 और गुरुद्वारा में 4 काउंटर तैयार किए गए हैं। देखिए, काउंटर यहाँ पे सभी तैयार हो चुके हैं और उसमें 17 तारीख से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने का प्रशासन के द्वारा अवगत कराया गया, तो 17 तारीख से इस प्रारंभ होगा। और काउंटर पर जो कर्मचारी हैं, जो आवश्यक संसाधन है, वो सारे कंप्लीट करा लेंगे। सभी हमारे जो काउंटर हैं, लगभग 24 हमारे काउंटर हैं, उनका पूरा काम जो है हो चुका है, व्यवस्थित हो चुके हैं। और 17 तारीख को हमारे काउंटर जो है विधिवत ओपन हो जाएंगे। 24 काउंटर हमारे यहाँ पर हैं ट्रांजिट कैंप पे, 6 काउंटर हमारे आईएसबीटी में बगल में हैं, और उसके बाद गुरुद्वारे में भी 4 काउंटर हैं। देहरादून के पटेल नगर इलाके में एक सड़क हादसा हो गया है। मोहब्बे वाला इलाके में एक बेकाबू ट्रक की चपेट में 6 वाहन आ गए हैं। एक बेकाबू ट्रक ने खड़ी ट्रक, ऑटो, स्कूटी और साथ ही साइन बोर्ड को टक्कर मार दी और हादसे में ड्राइवर और हेल्पर घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं हादसे की वजह से काफी देर तक रास्ता भी बंद रहा, जिसे बाद में खुलवाया गया। कुछ गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो गया। जब मौके पर पुलिस वहां पे पहुंची तो देखा कि 2 ट्रक, 2 विक्रम तथा 2 स्कूटियों की आपस में भिड़ंत हो रही थी। जब जांच की तो पता चला कि एक ट्रक जो आशा रोड की ओर से आ रहा था, उसमें जो ब्रेक फेल हो गई, जिस वजह से ड्राइवर उस पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इससे यह ट्रक वहां पे खड़े हुए दूसरे ट्रक जो उसमें पेंट लोडेड था उस पर टकरा गया। इसके बाद दोनों ट्रक वहीं पे पास में पार्क हुए विक्रम तथा स्कूटियों से टकरा गए। इसमें पूरे एक्सीडेंट में जो ड्राइवर मालवाहक गाड़ी लेके आ रहा था उसको तथा उसके साथ के हेल्पर को थोड़ी सी चोट पहुंची, जिनको इंद्रेश हॉस्पिटल पहुंचाया गया। टिहरी गढ़वाल के डरसाल गांव में शादी का जश्न अचानक से बीमारी में बदल गया, जब मेहंदी समारोह के बाद में फूड पॉइजनिंग के चलते एक के बाद में एक कुल 35 लोग बीमार पड़ गए, जिन्हें जिला अस्पताल बैराड़ी में भर्ती कराया गया। तो कई लोग बाद में चंबा, ऋषिकेश और देहरादून में भी इलाज के लिए रवाना हो गए। वहीं बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे भी लोग बीमार हो गए हैं जिन्होंने शादी का खाना भी नहीं खाया था। माना जा रहा है कि पीने के पानी की वजह से लोगों की तबीयत खराब हुई। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच कर रहा है। 14 तारीख सुबह को जब खाना खा के लोग अपने घरों को जाने लगे, उस समय लोग वो काफ़ी बीमार होने लग गया। कुछ लोगों को हम बैराड़ी हॉस्पिटल में एडमिट करवा रखा है। इसमें 30-35 लोग लगभग हैं। चंबा ब्लॉक के पास है, तौल के पास कोई दरसाल गांव है,
वहाँ शादी ब्याह में कुछ खाना वाना दूषित खाने से या दूषित पानी पीने से काफ़ी लोग बीमार हो गए थे। अचानक उल्टी दस्त शुरू हो गई थी, तो जिसमें से कुछ पेशेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में दंगे के आरोपी अब्दुल मलिक को आखिरकार जमानत मिल गई है। नैनीताल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने तीनों मामलों में अब्दुल मलिक को जमानत दे दी है और पिछले 2 साल से भी ज्यादा समय से बनभूलपुरा कांड का आरोपी अब्दुल मलिक जेल में बंद था। आपको बता दें कि 8 फरवरी को मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया था, जिसके बाद में दंगाइयों ने बनभूलपुरा थाने को भी जला दिया था। इस मामले में पुलिस ने अब्दुल मलिक को मुख्य आरोपी बनाया और साजिश रचने के साथ में दंगा भड़काने, लोगों को उकसाने का आरोप लगाया था। आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल कोर्ट ने सभी 3 मामलों में आरोपी को जमानत दे दी है। थी बनभूलपुरा दंगे के संबंध में, इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आज तीनों केसों में अब्दुल मलिक को बेल ग्रांट कर दी है। और इनके ऊपर जो आरोप थे वह ये थे कि इन्होंने बनभूलपुरा दंगा करवाने में समस्त साजिश रची है और मुख्य साजिशकर्ता यही थे, ऐसे इनके ऊपर आरोप थे। देहरादून नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 64 सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त करा लिया। नगर निगम अब इस जमीनों को खाली छोड़ने के बजाय जनता के लिए पार्क और ग्रीनफील्ड के रूप में विकसित करने की तैयारी में है। निगम का कहना है कि इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है और मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। योजना के लागू होने से शहर में हरियाली बढ़ेगी और लोगों को घूमने, बैठने और बच्चों के खेलने के लिए नई सुविधाएं मिलेंगी। सेवन स्ट्रीट पार्किंग ऑन स्ट्रीट का टेंडर किया गया था और अब इसको रोल आउट भी कर दिया गया है और जो व्यापार मंडल है उनके साथ में भी एक बैठक की गई है और उनके द्वारा भी इसमें सहयोग और सपोर्ट की बात रखी गई है, क्योंकि निश्चित रूप से उनको भी इसमें काफी रिलीफ मिला है। जो कहीं भी अव्यवस्थित पार्किंग की जा रही थी वो अब डेजिग्नेटेड स्पॉट्स पर की जा रही है और जो नगर निगम ने ऐसे स्पॉट्स पर वो भी लगाए हैं बोर्ड्स भी कि यहीं पर पार्किंग की जानी है, ये निगम की पेड पार्किंग है। पिथौरागढ़ प्रशासन ने भले ही अभी आदि कैलाश यात्रा शुरू नहीं की है, बावजूद इसके कुछ यात्री इस संवेदनशील बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। बिना इनर लाइन पास के कुछ सैलानी छिया लेक से आगे जा पहुंचे हैं और बिना परमिशन के ये सैलानी चीन और नेपाल के बॉर्डर तक तो पहुंचे ही हैं। साथ ही वहां का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर डाला, जिसके बाद में सरकारी मशीनरी जागी है। मामला सामने आने पर धारचूला प्रशासन ने आईटीबीपी को जांच के लिए कहा है। असल में इस बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर एसएसबी और आईटीबीपी तैनात रहती है। यही नहीं, बिना इनर लाइन पास के किसी को भी छिया लेक से आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। बावजूद इसके सैलानी बॉर्डर तक जा पहुंचे हैं। और इन 3 बॉर्डरों के साथ में चेक पोस्ट होते हैं अलग अलग एसएसबी और अपने आईटीबीपी और आर्मी के, तो यहाँ पे सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा जाता है। पर इस सुरक्षा को तोड़ते हुए, भेदते हुए यहाँ पे यात्रा कराई जा रही है। हमारे कार्यालय द्वारा कोई भी आईएलपी जारी नहीं करी गई है किसी भी टूरिज्म पर्पस के लिए। आईटीबीपी से इस संबंध में 5 दिवस के भीतर एक जांच करके मांगा गया है कि कैसे छिया लेक के आगे, जहां पर आईटीबीपी स्वयं चेक करती है आईएलपी को, कैसे उसके आगे यात्रियों को जाने दिया गया। गर्मी बढ़ने के साथ ही पहाड़ के जंगल जो हैं वो धधकने लगे हैं। नैनीताल के बल्दिया खान के जंगलों में भीषण आग लग गई है। हल्द्वानी नैनीताल हाईवे के मनोरा रेंज में लगी आग से पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो आग की लपटों में ही लोग अपनी गाड़ियों को ले जाने के लिए मजबूर हैं। वहीं सूचना के बाद में मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। हालांकि आग बुझाने में वन विभाग की टीम को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आग बुझाने के मतलब वीडियो बना रहे हो आप भी यार। नैनीताल हल्द्वानी मोटर मार्ग के पास बल्दिया खान के पास चीड़ क्षेत्र में वनाग्नि की घटना सामने आई, जिसमें वन क्षेत्राधिकारी मनोरा की लीडरशिप में 20 सदस्यीय टीम तत्काल मौके पर पहुंची और तुरंत वनाग्नि पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया गया।
विकासनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बारातियों के स्वागत में छोड़े गए पटाखों ने तबाही मचा दी और देखते ही देखते पार्किंग में खड़ी 2 गाड़ियां धू-धू कर जलने लगी। घटना विकासनगर के जीवनगढ़ में स्थित गोल्डन लीफ वेडिंग पॉइंट की है। घटना तब हुई जब बारात के स्वागत के दौरान जमकर पटाखे जलाए जा रहे थे। इसी बीच एक जलती हुई चिंगारी पास में सूखी घास में जा दिखी और देखते ही देखते आग की आगोश में पार्किंग में खड़ी 2 कारें आ गई। चंद सेकंड में कारें आग का गोला बन गई और आग की लपटें इतनी तेज थीं कि मौके पर मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद में कंट्रोल किया। हरिद्वार में एक जंगली हाथी पेट्रोल पंप में घुस गया, जिसे देखकर लोगों में अफरा तफरी फैल गई। भूपतवाला में स्थित पेट्रोल पंप में जंगली हाथी तब घुसा जब पेट्रोल पंप बंद हो चुका था और ज्यादा लोग भी मौजूद नहीं थे। हाथी से कर्मचारी खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हालांकि हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और एक चक्कर लगाने के बाद में थोड़ी देर में खुद ही जंगल की तरफ चला गया। बागेश्वर के लेटी गांव में एक गुलदार दिखने से इलाके में दहशत फैल गई है। इस दौरान गुलदार और एक ग्रामीण के आमने सामने आने का वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि गुलदार आराम से बैठा हुआ है तो दूसरी तरफ से ग्रामीण भी उसके एकदम पास खड़ा है। ना तो ग्रामीण गुलदार से डरा और ना ही गुलदार ने कोई हमला किया। वहीं सूचना पर मौके पर वन विभाग की टीम भी पहुंची और फिर गुलदार को टीम ने सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया और अपने साथ ले गई। कुमाऊं में पिछले 2 महीने के भीतर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की इतनी सारी घटनाएं हो गई हैं जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गई है। इन घटनाओं के बाद में कई सारे लेपर्ड और टाइगर पकड़े गए हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इन लेपर्ड और टाइगर को रखने की जगह ही नहीं बची है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। कुमाऊं में नैनीताल के रानीबाग में मौजूद इस वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर में अचानक से लेपर्ड यानी गुलदार और टाइगर यानी बाघों की आबादी अचानक बढ़ चुकी है। जिस 50 मीटर क्षेत्रफल के रेस्क्यू सेंटर में महज 2 बाघ और 6 गुलदार रखे जा सकते हैं, वहां 15 गुलदार और 4 बाघ रखे हुए हैं। यही नहीं, रामनगर के ढेला में बने रेस्क्यू सेंटर में 15 की जगह 18 गुलदार बंद है। प्रशासन के अधिकारी भी मान रहे हैं कि फॉरेस्ट के रेस्क्यू सेंटर ओवर क्राउडेड हो चुके हैं। ऐसे में नए रेस्क्यू सेंटर बनाने की कवायद है। जो लंबित घोषणाएं हैं उनकी समीक्षा की गई तो ये प्रकरण उच्च स्तर में भी संज्ञान में आया है और जो उसमें इनके खौफ हैं और अन्य भी जो प्रमुख अधिकारी हैं वो इस परियोजना के लिए वो घोषणा की पूर्ति भी करनी है और जो वाइल्ड लाइफ का जो उपचार और उसके निदान के लिए जो केंद्र बनना है उस पे भी उसमें निर्णय हुआ है। जाहिर है जिस तरह से इंसान और वन्य जीवों के बीच संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके आगे फॉरेस्ट के रेस्क्यू सेंटर छोटे पड़ गए हैं। ऐसे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन खूंखार जानवरों को रखना है। अब फॉरेस्ट के सामने 2 ही ऑप्शन है, या तो इन्हें जंगलों में छोड़ जाए या चिड़ियाघर में भेजा जाए। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। टिहरी में डीएम नीतिका खंडेलवाल ने सी प्लान परियोजना का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने टिहरी झील क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं को करीब से परखा और संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। डीएम ने बताया कि टिहरी झील को ग्लोबल टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे जिले में पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। उन्होंने प्रोजेक्ट की तारीफ करते हुए इसे क्षेत्र के विकास के लिए अहम बताया और कहा कि इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बार बार यही कहना रहेगा कि
टिहरी को हमें ग्लोबल डेस्टिनेशन के मैप पे लेकर आना है। उसी के क्रम में आज एक सी प्लेन की जो लैंडिंग हुई है, पिछले 3 दिन से टेस्टिंग एंड ट्रायल चल रही थी, तो आज ये तीसरा और आखिरी दिन था जहाँ हम लोग देखने भी आए हैं कि क्या चैलेंजेस रहते हैं, कैसी लैंडिंग होती है और क्या बेटर फैसिलिटेशन के लिए हम कल को यहाँ लेकर आए। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो यहाँ पे सी प्लेन की जो टेस्टिंग हुई है वो काफ़ी सक्सेसफुल हुई है। कैची धाम का जाम अब सिर्फ श्रद्धालु तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पहाड़ों की पूरी आवाजाही पर भारी पड़ने लगा है। मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो चुका है, जिससे यात्री परेशान हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पर्यटन सीजन शुरू होते ही कैची धाम में यातायात व्यवस्था की सांसें फूलने लगी हैं। आए दिन लगने वाला घंटों का जाम पर्यटकों और राहगीरों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। सुबह 4 बजे से ही सड़कें जाम से जूझती रहती हैं। हालात ऐसे हैं कि कैची धाम के जाम का असर खैरना चौरासी से लेकर कुमाऊं के कई हिल स्टेशनों तक साफ नजर आने लगा है। इस रूट से अब स्थानीय लोग भी आने जाने से कतराने लगे हैं। खैरना और आसपास के बाजारों में दुकानदार, होटल और रेस्टोरेंट वाले परेशान हैं। वहीं ग्रामीणों के लिए अपने घरों तक पहुंचना भी चुनौती बन गया है। जाम की वजह से तो बिल्कुल काम पूरा ठप हो गया है। सुबह 4 बजे से जाम लग जाता है। 4 बजे से खाली चाय का बना के रख रहे हैं और 7 बजे 1 या 2 चाय बिक रही है। दूध की गाड़ी पहुंच रही है, जो 5 बजे पहुंच जाती थी वो 8 बजे पहुंच रही है। अखबार लेट हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है और रात को ही जाम लग जा रहा है। सुबह उसकी कोई भी व्यवस्था नहीं हो रही है। लेकिन कैची की आज के डेट में बाबा जी का परम धाम है और हर किसी का मन करता है कि वहाँ पे जाए और एक बार अपना शीश झुका लें। लेकिन आज की डेट में ऐसी स्थिति है कि वहाँ ऊपर वाला नीचे नहीं आ पा रहा, नीचे वाला ऊपर नहीं आ पा रहा। लगभग 2 घंटे कैची धाम पार करने में लग जा रहा है। लेकिन प्रशासन की मैं बहुत ज़्यादा ढील कहूँगा, क्योंकि सड़क किनारे गाड़ियाँ खड़ी रहती है, उनका या तो चालान होता होगा, उनको चालान से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन उनको टो करके कहीं दूसरी अन्यंत्र के स्थान बनाना चाहिए जहाँ पर उनको कुछ देर उनके वाहनों को खड़ा किया जाए। दरअसल पिछले 5 सालों से कैची धाम में बढ़ती भीड़ के बावजूद व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रही। बाईपास योजना आज भी सिर्फ कागजों तक सीमित है और 30 करोड़ रुपए की लागत से पार्किंग निर्माण कार्य जरूर शुरू हुआ, लेकिन उसकी रफ्तार कछुआ चाल ही बनी हुई है। सड़कों के किनारे हो रही अवैध पार्किंग अब यातायात समस्या की सबसे बड़ी जड़ बन चुकी है। शटल सेवा लागू होने के बावजूद व्यवस्थाएं पूरी तरह नाकाम साबित हो रही हैं। वाहनों की आवाजाही से वहाँ पर कंजेशन हो रहा है, तो जो हमारी यातायात पुलिस है वो शटल सेवा पे जाने वाली है और यात्रा सीजन में इसके लिए पुलिस ने बृहद यातायात व्यवस्था और डाइवर्जन के प्रबंध। बहरहाल कैची धाम का जाम अब सिर्फ स्थानीय लोगों की ही परेशानी नहीं, बल्कि कौसानी, रानीखेत, बागेश्वर समेत पूरे कुमाऊं के हिल स्टेशनों के कारोबार पर सीधा असर डाल रहा है। अब सवाल यही है कि बीते 3 सालों से विकल्पों पर चल रही योजनाएं अब तक जमीन पर क्यों नहीं उतर सकी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर दिल्ली में चल रहे संसद के स्पेशल सत्र पर प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की खास नजर है। महिला मोर्चा सामाजिक संगठन के साथ में मिलकर प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 33% महिला आरक्षण को लेकर महिलाएं बाइक रैली निकालेंगी। वहीं जिले में महिला सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। हमने और कुछ संगठनों ने हमें बुलाया है, उन्होंने अपने यहाँ वो कार्यक्रम तय किए हैं। उन्होंने कई जगह महिला सम्मेलन ऑर्गेनाइज किए हैं, कई जगह कुछ ने कहा है हम बाइक रैली इस पर करना चाहते हैं, कुछ लोग दीवार पे सिग्नेचर कैंपेन इसमें चलाना चाहते हैं। तो ऐसे अन्य बहुत सारे कार्यक्रम आपको अगले 3-4 दिन में देखने को मिलेंगे। बंगाल चुनाव परिणाम के बाद में बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि मई में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नई कार्यकारिणी का ऐलान हो सकता है, जिसके लिए हर राज्य से नाम मांगे गए हैं। उत्तराखंड से भी 5 से 7 नाम दिल्ली भेजे गए हैं। अब नजर अंतिम चयन पर टिकी हुई है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं।
जनवरी 2026 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नितिन नवीन की ताजपोशी के बाद अब उनकी कार्यकारिणी की बारी है। माना जा रहा है कि इसमें भी अनुभवी युवा नेताओं को वरीयता दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी हाईकमान ने सभी प्रदेशों से 5 से 7 नाम मांगे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड से भी 5 दावेदारों की सूची भेजी गई है। खास बात ये है कि इन नामों में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों से लेकर मौजूदा मंत्री तक शामिल है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का नाम भी शामिल है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित होती है तो वहां से अपेक्षा करी जाती है कि हर स्टेट से कुछ न कुछ लोगों के नाम उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हों। कहीं कम होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारा भी प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश बड़ा है, जैसे मध्य प्रदेश बड़ा है, तो हमारे प्रदेश से भी कुछ नाम मांगे जाते हैं, जिसमें मोर्चों में भी मांगे जाते हैं। बताया जा रहा है कि इन 5 नामों में से 2 नामों का चयन होना है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह बना सकते हैं। चुनावी राज्यों को इसमें वेटेज मिल सकता है। ऐसे में उत्तराखंड बीजेपी के भीतर कई नेताओं की भूमिका बदलती नजर आ सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर जब भी जो है एक नई टीम की योजना बनती है तो उसमें सभी प्रदेशों का उचित प्रतिनिधित्व हो, सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व हो। उसमें कुछ युवा प्रतिनिधित्व होता है, कुछ महिला प्रतिनिधित्व होता है, कुछ हमारे दलित वंचित समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, और यह दिखाई देता है कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार से इस कार्यकारिणी का संयोजन किया जाता है। बीजेपी के मेन बॉडी के अलावा पार्टी के विभिन्न मोर्चों के लिए भी प्रदेश से नाम भेजे गए हैं। चुनावी राज्य होने के चलते उत्तराखंड को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिल सकती है। ऐसे में अगर कोई महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं तो इसका असर सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य की सियासत पर भी इसका सीधा असर दिख सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।